इन्वर्शन की शुरुआत कर देते हैं। इन्वर्सन बोल रहे कंजंक्शन की शुरुआत कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात होता है कि कंजंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो कंजंक्शन एक वर्ड होता है दैट कनेक्ट्स two clauses is known as a conjunction। ठीक है, उसको कंजंक्शन कहा जाता है। कोई भी कंजंक्शन दो से ज़्यादा क्लाउजेस को नहीं जोड़ पाएगा, कभी भी नहीं। दो से ज़्यादा क्लाउजेस को जोड़ना है, फिर एक और कंजंक्शन लाना पड़ेगा। ठीक है जी, एक कंजंक्शन हमेशा सिर्फ दो ही क्लाउजेस को जोड़ सकता है, ये बात ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक कंजंक्शन हमेशा मैक्सिमम दो क्लाउजेस को जोड़ सकता है, दो से ज़्यादा क्लाउजेस को कभी नहीं जोड़ सकता है। आपको एक बार जानना चाहिए कि कंजंक्शन के लिस्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ये वर्ड्स आपको जो दिख रहे हैं हिंदी के साथ पूरा लिस्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस के लिस्ट हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जब आप नोट्स बनाएं तो वीडियो से नोट्स बनाएं और ये लिस्ट को भी अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें। ठीक है जी। देखिए, हम लिस्ट को थोड़ा देर इसलिए टिका के रख रहे हैं ताकि थोड़ा देर के लिए रह जाए स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग में, तो आप इसको आराम से पॉज करके यहाँ से इसको नोट्स बनाते समय लिस्ट को लिख सके। आई होप कि चीज़ें क्लियर है। देखिए, अब हम आपको कुछ इसका एग्जाम्पल दिखा रहे सेंटेंस के तौर पे। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही वर्कड हार्ड। हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही गॉट सक्सेस। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस को अगर हम बोलें कि आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आप जोड़ के कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ही वर्कड हार्ड सो ही गॉट सक्सेस। हाँ या ना? आप जोड़ेंगे तो बीच में एक वर्ड लगाएंगे सो, और ये वर्ड ही कंजंक्शन है। या आप में से कुछ लोग ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं कि ही गॉट सक्सेस बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ये भी एक जोड़ने का तरीका है, ये भी कंजंक्शन है। ये वर्ड जो जोड़ने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे वाला को आगे लिखा जाए, पीछे वाले को पीछे लिखा जाए। गुड मॉर्निंग, क्लियर है जी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने दो वाक्यों को आपको कहा जोड़ने के लिए, ही वर्कड हार्ड और दूसरा सेंटेंस ही गॉट सक्सेस। इसको आप दो तरीके से, दो अलग अलग वर्ड्स के जरिए जोड़ पाए, दो अलग अलग कंजंक्शंस के जरिए जोड़ पाए। ठीक है, आपने सिर्फ इतना ही कंसीडर किया कि सेंस समझने का कोशिश किया कि लिखा था कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया, ठीक है, इसीलिए वह सफल हो गया।
तो बीच में आपने सोचा कि इसीलिए का अर्थ देंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ेगा, इसके लिए कोई ग्रामर नहीं आया, सेंस आया, है ना। फिर आपने बोला कि क्योंकि से यदि हम जोड़े तो क्या आप लिख सकते हैं कि उसने मेहनत किया क्योंकि वह सफल हुआ, ऐसा बोलेंगे? उसने मेहनत किया क्योंकि वह सफल हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे कि वह सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत किया। ठीक है, तो आपने क्योंकि का अर्थ देना चाहा तो उलट के लिखा। इसके लिए आपको किसी ग्रामर ने मदद किया, आपके कॉमन सेंस ने मदद किया? कॉमन सेंस ने मदद किया। तो कंजंक्शन के उपयोग में बहुत बड़ा बात आएगा कि आप सही सही कंजंक्शन का उपयोग कर लें। इसके लिए आप दिए गए बात का मतलब समझें और अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें। ठीक है, इस बात को हम समझाने के लिए तो फिर बोलेंगे सर ग्रामर का इसमें क्या रोल है। ठीक है, तो कॉमन सेंस का यहाँ पर रोल तो दिख गया ये दोनों एग्जाम्पल में, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के एग्जाम्पल में। लेकिन एक एग्जाम्पल हम और देना चाहते हैं जहाँ आपको ग्रामर का रोल भी दिखेगा। क्या आप देखना चाहते हैं? देखिए, मेरी तरफ से आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना? He will work hard. He will get success. ये दोनों हमने आपको दिया और कहा कि जोड़िए। ठीक है, अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत हो रही है, आप दोनों का हिंदी समझिए और हिंदी में जोड़ के हमें बताइए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाज़। अभिषेक ने इन दोनों को जोड़ा कि वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह सफलता पाएगा, है ना। देन का उपयोग किया उन्होंने, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, देन का उपयोग होगा, बिल्कुल सही। ये जुड़ेगा ऐसे, ही विल वर्क हार्ड, कॉमा, देन ही विल गेट सक्सेस। यहाँ पर देन का उपयोग किया गया दोनों को जोड़ने के लिए। ये एक कंजंक्शन है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने बीच में कॉमा क्यों लगाया। ये अलग अलग कंजंक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ कंजंक्शन कॉमा के साथ ही रहते हैं, कुछ कंजंक्शन बिना कॉमा के रहते हैं। ये अलग अलग सब कंजंक्शन जो अभी हमने लिस्ट दिखाया था उसको हम पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा किसके साथ कॉमा लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है। इसके लिए कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं बना सकते। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है बड़ा, अलग अलग कंजंक्शन के साथ कहाँ कहाँ कैसे कॉमा लगता है, कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने सो लगाया था तो कॉमा यूज़ हुआ था, बिकॉज लगाया था नहीं यूज़ हुआ था, है ना। ठीक है, ये 100% करेक्ट जुड़ गया आपका। कोई आप में से ऐसे छात्र हैं जो इसको किसी और तरीके से जोड़ना चाहे? हाँ हाँ, बोलिए ना। नहीं, वैसे नियम कानून नहीं बाँचिए, एंड से एंड से ये सब नियम कानून नहीं बाँचिए। हिंदी बोलिए, हिंदी में जोड़ के बताइए, अंग्रेजी ट्रांसलेट करके हम यहाँ लिखेंगे। हाँ, बोलिए ना, सेंटेंस बोलिए पूरा। ठीक है, और कोई? लिख देते हैं इसको भी, देखिए। हाँ हाँ, अच्छा हिंदी में बोलिए बेटा, हिंदी में बोलिए ना, हिंदी समझ पा रहे हैं ना, हिंदी बोलिए ताकि हम उसको लिखें और बताएं कि कितना। अंग्रेजी हम कर देंगे। अभिषेक वाला पहले लिख रहे, ही विल एंड ही विल गेट सक्सेस। ठीक है, स्वर्ण का कहना है, शायद स्वर्ण ये कहना चाहते हैं कि वह सफलता पाएगा जब वह मेहनत करेगा। राइट है स्वर्ण? ही विल गेट सक्सेस जब वह मेहनत करेगा। और कोई, और कोई तरीके से जुड़ना चाहेंगे इसको?
दिमाग लगा के। हाँ, तो यही बात है, अभिषेक ने भी यही कहा, ही विल वर्क हार्ड, वह मेहनत करेगा और सफल हो जाएगा, मतलब हाँ, ही विल गेट सक्सेस। ठीक है, वो सफल हो जाएगा। हमको लगता है कि एक तरीका ये भी होगा कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह सफल हो जाएगा। अगर वह मेहनत करेगा तो वह सफल हो जाएगा। हाँ, इफ ही विल, अगर वह मेहनत करेगा तो वह सफल हो जाएगा। अब इतना तरीका हम लोगों ने इसको जोड़, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, देखिए देखिए देखिए, है ना, पॉइंट है ना आप में, बहुत ज़बरदस्त। अब जरा देखते हैं, हाँ ठीक है, अब जरा देखते हैं ये जो तरीका आपने यहाँ पर एंड से जो जोड़ा है। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग जब कॉमन सेंस अप्लाई करने की बात करते हैं तो कॉमन सेंस कहाँ किसको जाता है, तो कॉमन सेंस हम लोग अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के आधार पे जो हमारी समझदारी डेवलप होती है उसको हम लोग कॉमन सेंस कहते हैं। राइट है कि रॉन्ग है बेटा, बोलना। हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ भी जीते हैं उसके आधार पे, जो तरीका, जो माहौल में हम लोग जीते हैं, हर आदमी के माहौल अलग अलग होता है, तो उसके माहौल के हिसाब से उस आदमी में एक समझदारी आता है ना, उस समझदारी को ही उस आदमी का कॉमन सेंस कहा जाता है। राइट है। तो हम लोग हिंदी भाषा के जिस माहौल में रहते हैं प्यारे बच्चों, उस माहौल में थोड़ा हिंदी उटपटांग तरीके का हम लोग बोल रहे होते हैं, तो हिंदी का कॉमन सेंस हम लोगों का उटपटांग आता है। और उटपटांग सेंस हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उटपटांग है, क्योंकि हम लोग तो वही सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी को जी रहे हैं। ऊटपटांग सेंस ये इसको गलत साबित करता है, ग्रामर इसको गलत साबित करता है कि वह मेहनत करेगा और वह सफलता प्राप्त करेगा। और जो है एक अच्छा भाषा, स्टैंडर्ड भाषा में और दो प्लेन स्टेटमेंट को जोड़ता है, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, ये दो प्लेन स्टेटमेंट एकदम, इसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो सेंटेंस हमने लिखा है, अगर उस सेंटेंस को आप एनालाइज करें तो इसमें एक भाग परिणाम शर्त और दूसरा भाग परिणाम जैसा है। आप अच्छे से देखिए, एक भाग शर्त और दूसरा भाग परिणाम जैसा है। ठीक है, लेकिन हमने अभी कहा ना कि हम लोग जिस माहौल में जीते हैं, हर एक आदमी का माहौल अलग अलग होता है। ठीक है, जिस माहौल में जीते हैं उसके हिसाब से हमारे अंदर जो समझदारी आता है उसी को सामान्य समझदारी या कॉमन सेंस कहा जाता है। तो हम लोग भाषा के जिस माहौल में जीते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सब के लिए है, तो हमारे अंदर भाषा का उतना अच्छा सेंस डेवलप नहीं रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग को जो हम लोग उपयोग कर रहे होते हैं, चूंकि हमारा दिमाग उसी को उपयोग कर रहा है, हमारा माहौल उसी का, तो हमको सही लगता है, वो सही है नहीं। बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चलेगा कि औपचारिक माहौल में या शैक्षणिक एकेडमिक एनवायरनमेंट में उस चीज़ को उतना अच्छा नहीं माना जाएगा जितना दूसरे तरीके को। अब दूसरा तरीका एनालाइज करने पर पता चला कि ही विल वर्क हार्ड इस शर्त है और ही विल गेट सक्सेस एक परिणाम है, कि यदि इस परिणाम को प्राप्त करना है तो ये शर्त पूरा करना होगा, है ना। इस शर्त सामान्य शर्त भी हो सकता है, इस शर्त एक समय के रूप में भी शर्त हो सकता है कि जब वह मेहनत करेगा तभी सफलता प्राप्त करेगा, उसके पहले नहीं। वो नहीं सोच सकता है कि सफलता मिल जाए तो हम मेहनत करेंगे, उसको मेहनत करना होगा तब सफलता मिलेगा, यानी जब मेहनत करेगा तब सफलता मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? ये जो हम बोल रहे हैं ये समझ में आ रहा है सबको, जो हमने एनालाइज कर दिया दोनों सेंटेंस के बारे में कि एक शर्त है और एक परिणाम है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जब हमने इसको देखा शर्त और परिणाम, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, इफ लगाया। ठीक है, इफ जैसे ही हमने लगाया, ये तो हमारा कॉमन सेंस काम किया कि भैया इफ लगना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस का बात आया, हाँ या ना बोलना। ठीक है, अब इफ जब हम लगा दिए तब यहाँ जो है ग्रामर का बात आएगा कि इफ के साथ यहाँ पर विल वर्क नहीं लग के क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर वर्क्स आ जाएगा।
कंजंक्शन का उपयोग हमने अपने कॉमन सेंस से सही कर किया कि भैया यहाँ पर शर्त परिणाम है, जो लोग समझ पाए, और जो लोग आम बोलचाल की भाषा तक उनका कॉमन सेंस डेवलप्ड रहा, वो लोग दूसरे दूसरे तरीके से भी जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, क्या क्या से जोड़ दिया, है ना। लेकिन जो लोग बारीकी को समझ पाए वो उन्होंने इफ लगाया, और जो लोगों ने इफ लगाया तो इफ तो कॉमन सेंस के हिसाब से उन्होंने लगाया। लेकिन अब इफ का ग्रामर आ गया कि भैया इफ का ग्रामर कहता है, इफ एक कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन का ग्रामर कहता है कि इफ वाला भाग में फ्यूचर का आप बात तो कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर का उपयोग नहीं कर सकते हो, उपयोग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का करना होगा। ग्रामर का रूल समझ में आया आपको, हाँ या ना? नहीं, नहीं समझ में आया? आ गया। दूसरा ग्रामर का रूल यहाँ ये है कि इफ आ गया तो आपको देन का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ कॉमा से काम चलेगा। नहीं, देन का उपयोग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इफ का उपयोग हो गया तो फिर देन का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। जी, क्या आप समझ पा रहे हैं जो बातें हम बोल रहे हैं आप लोगों को? तो आपने देखा कैसे कि कॉमन सेंस के उपयोग से आप कंजंक्शन का चयन कर पाए, चुनाव कर पाए कि कौन सा कंजंक्शन आपको उपयोग करना चाहिए, और उस कंजंक्शन को किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको ग्रामर की मदद लेनी पड़ी, है ना। और यहाँ पर विल का उपयोग सही है, फ्यूचर का, रिजल्ट क्लाउज में फ्यूचर का उपयोग हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको समय का शर्त बोलते हैं, ठीक है, कि जब तुम मेहनत करोगे तब तुमको सफलता मिलेगी, तो आपने अपने यहाँ कॉमन सेंस के हिसाब से वेन उपयोग कर दिया, ये सही है बिल्कुल। लेकिन फिर से यहाँ पर ग्रामर आएगा और कहेगा कि वेन के साथ भी आप फ्यूचर टेंस उपयोग नहीं कर सकते हो, आपको उपयोग करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंस रहेगा फ्यूचर का, ग्रामर ये बोलता है ही विल गेट सक्सेस व्हेन ही विल गेट वर्क, क्या लिख दिए हैं, गेट वर्क नहीं ना होना चाहिए, व्हेन ही विल वर्क हार्ड होना चाहिए ना, इस सेंटेंस को सुधार रहे हैं। व्हेन ही विल वर्क हार्ड, और यहाँ पर विल वर्क जो है, ये ग्रामर इसको गलत बोल रहा है और कह रहा है कि भैया इसको क्या कर लो, वर्क्स कर लो, क्योंकि जब आप यूज करते हो व्हेन तो ग्रामर कहता है कि सेंस फ्यूचर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। अभी आप पिछले पेज पर फिर से चलें एक बार, देखिए पिछला पेज में हम लोगों को ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमने सिर्फ कंजंक्शन अपने कॉमन सेंस के उपयोग के द्वारा यहाँ पर यूज़ किया, सो या बिकॉज, और इसमें कोई ग्रामर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब बात आ गई इफ़ की, व्हेन की, तब हम लोगों को वहाँ ग्रामर की ज़रूरत पड़ी। हाँ या ना बोलिएगा, कॉमन सेंस के साथ साथ, हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, मतलब क्या है कि कुछ कंजंक्शन सिर्फ कॉमन सेंस के उपयोग से क्लियर हो जाएंगे, सही सही उपयोग हम लोग कर पाएंगे, और कुछ कंजंक्शंस में कॉमन सेंस के उपयोग से कंजंक्शन का चुनाव तो सही कर लेंगे कि ये वाला कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन कैसे वाक्य में उपयोग होना चाहिए, है ना, वाक्य में उपयोग करते समय किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, इसके लिए फिर ग्रामर आगे आएगा हमारी मदद करने के लिए। तो इसका कोई नहीं है कि किस कंजंक्शन के उपयोग में ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी और किस में नहीं पड़ेगी, एक एक कंजंक्शन को पढ़ना पड़ेगा। ले कहाँ से पढ़ेंगे सर? अभी जो हम लिस्ट सबसे पहले शुरुआत के समय दिखाए थे, उसमें एक लिस्ट दिया हुआ था, उस लिस्ट में से एक एक कंजंक्शन पढ़ेंगे। आपको ये एकदम कंजंक्शन का प्रैक्टिकल पहलू हम दिखा रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल पहलू नहीं चल रहे हैं। थ्योरेटिकल पहलू चलते तो हम पहले बताते कि कंजंक्शन के दो भेद होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं? तो भैया एक लिस्ट है, ये सब कंजंक्शन में का उपयोग जब करते हैं तो दोनों क्लाउज मेन क्लाउज रहता है और इसको जोड़ने वाले को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जबकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं? तो एक लिस्ट रहता है कि ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। इससे जो दो क्लाउजेस जुड़ते हैं उनमें से एक क्लाउज मेन क्लाउज होता है और दूसरा क्लाउज अपने सेंटेंस के, अपने सेंस के कंप्लीशन के लिए मेन क्लाउज पे डिपेंड करता है। इसीलिए
इसको जुड़ने वाले कंजंक्शन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और इस तरह से जो सेकंड क्लाउज है जो अपने सेंस के लिए मेन क्लाउज पर डिपेंड करता है, तो उस सेकंड क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। ये सब थ्योरेटिकल बात होती है, ये सब कहीं कोई मदद नहीं करने जा रहा था आपको। ये सब बातें हम कितना भी एक्सप्लेन करते रहें, इससे आपको कोई मदद नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ये सबसे, ठीक है। 12th के एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड सेंटेंस बताइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताइए, सिंपल सेंटेंस बताइए, ठीक है। तो उसमें ये थोड़ी बहुत मदद करेगा, लेकिन उसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है ना बच्चों के लिए स्कोर करना 12th के एग्जाम में, कि जब आपको सेंटेंस का टाइप बताना रहे, बिहार बोर्ड का बात बता रहे, सीबीएसई का नहीं, सीबीएसई में नहीं पूछता ये क्वेश्चन, ठीक है। 12वां या 13वां क्वेश्चन शायद रहता है ये वाला जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड में 12th के एग्जाम में, कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस बताइए। तो टाइप ऑफ सेंटेंस बताने के लिए कुछ नहीं कीजिए, आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का लिस्ट देख लीजिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का लिस्ट देख लीजिए, याद रख लीजिए। यदि बीच में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है तो कंपाउंड सेंटेंस है, और बीच में यदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल। और कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है सिर्फ, तो सिंपल सेंटेंस है। ये ट्रिकी तरीका है, स्कोर हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर मिल गया, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं? तो बहुत बार हम लोग ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, जिसका कि पढ़ाई, देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है ना, कि हम लोग पढ़ाई 2 वजह से पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में नंबर अच्छा आ जाए, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, ठीक है। तो बहुत सारा थ्योरेटिकल पढ़ाई है, दोनों में से कहीं काम नहीं आता है। तो बोले सर ज्ञान के लिए, कहने की बातें हैं मेरे प्यारे भाई, जब ज्ञान के लिए पढ़ाई होगा तो पढ़ाई का स्वरूप अलग होगा, एजुकेशन सिस्टम बदल जाना चाहिए फिर, जब ज्ञान के लिए पढ़ाया जाएगा। तो इस एजुकेशन सिस्टम में, इस सिस्टम ही नहीं है ज्ञान के लिए पढ़ाने वाला, ठीक है। जो साल भर का परफॉर्मेंस जो सिस्टम एक दिन के एग्ज़ाम से चेक कर देता हो, उस सिस्टम को आप ज्ञान कैसे कहिएगा? बोले सर इसी सिस्टम से न निकल के लोग इतना बड़ा बड़ा वैज्ञानिक का सफल आदमी बना। भाई मेरे, उस सिस्टम को फॉलो करके उस सिर्फ डिग्री हासिल किया, बाकी इस सिस्टम के चलते वो बड़ा आदमी नहीं बना। बड़ा आदमी बना अपने सोच, अपने लगन, अपने उस फील्ड में अपने पैशन के चलते बना, ठीक है। उस सिलेबस से बियॉन्ड जाके बहुत कुछ किए हुए, सिस्टम से बियॉन्ड जाके बहुत कुछ किए हुए, और सफल हो गया तो लोग उसको जान गए, और असफल हो गया तो लोग उसको बेवकूफ़ भी कहे, ठीक है। बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़िए, उस सिस्टम से बहुत बियॉन्ड आगे जाके काम किए। बहरहाल हम उस डिस्कशन में भी नहीं जाएंगे। हम जो बोलना चाह रहे थे कि कंजंक्शन के उपयोग में कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके कहीं कहीं पर ग्रामर भी आएगा, जहां आप कंजंक्शन का उपयोग सही तरीके से कर पाएँ, इसके लिए। ये 2 बातें क्लियर हो गई सबको? हाँ ना बोल दो भाई। जी, क्लियर है। अब हम लोग यूजेस पढ़ेंगे, जो लिस्ट हमने आपको दिखाया था अभी, है ना, यूजेज ऑफ कंजंक्शंस। एकदम सीधा मुद्दे की बात पर हम आए हैं, ठीक है। क्या लिस्ट में लिखा हुआ फॉन्ट का साइज बिग इनफ है कि क्लियरली आपको पता चले? आप देख रहे हैं इसमें अधिकतर कंजंक्शन जोड़ा के रूप में दिख रहा है आपको, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नॉट आइदर के साथ और, ऑल्दो दो के साथ येट, इफ के साथ देन, हार्डली स्कार्स, हार्डली के साथ वेनियर बिफोर, स्कार्सली के साथ भी वेनियर बिफोर, नो सूनर के साथ देन, एज के साथ हैज, सो के साथ हैज, एज के साथ सो, सो के साथ दैट। आपको जोड़ा दिख रहा है ना? हाँ। तो आपको जो पहला बात याद रखना है, कंजंक्शन उपयोग करते समय गौर से समझिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, ठीक है। We should not break these pairs of conjunction, ठीक है। ये कपल के रूप में है, कपलेटिव कंजंक्शन है, ये क्यूमुलेटिव। नाम से गोली मारिए, बस आपको जानना है, ठीक है। हम लोगों को
तोड़ना नहीं है और जोड़ा उल्टा पुल्टा भी नहीं करना है। रब ने बना दी जोड़ी वाला हिसाब किताब है। ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी वाला हिसाब किताब है, इन जोड़ों को आपस में उल्टा पुल्टा नहीं होने देना है। ठीक है, इन पेयर्स से जुड़ने वाले वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा सेम रैंक के होने चाहिए। ये बातें सिर्फ बातें लगेंगी जब तक हम एग्जाम्पल देके क्लियर नहीं करेंगे। आपको लगेगा हाँ समझ गए, समझ कैसे जाइएगा। चलिए बारी बारी से सब हेडिंग को लेते हैं, और ये दोनों बात को जितना भी जोड़ा वाला है सब पर लागू होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सली या कॉमनली हमने पहले बता दिया। अब बारी बारी से सारे कंजंक्शंस का हम लोग जोड़ा उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। आइदर, डॉट डॉट डॉट, और इसका हिंदी है या तो, डॉट डॉट डॉट, या। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे गलती करते हैं, कभी जोड़ा तोड़ देते हैं, कभी जोड़े से जुड़ने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस को अलग अलग रैंक का लिख देते हैं उनके साथ। इस तरह की गलतियां हम लोग कैसे करते हैं सहजता से, और इन गलतियों को सुधारा कैसे जाए। यदि ये दो बातें सीख लेते हैं तो गलतियां जो होती हैं अगर वो पता चल जाए तो कॉमन एरर ढूंढ लेंगे। हाँ या ना बताइए। और अगर आप उन गलतियों को सुधारना सीख गए तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना लेंगे आसानी से। एकदम फंडा क्लियर है ना। तो इसको करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल हिंदी में लेते हैं। ठीक है, या तो तुम मिठाई खा सकते हो, या चिकन। हमने आपको एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस दिया है सुबह सुबह। मिठाई भी अच्छा चीज़ है, खा लीजिए, चिकन भी अच्छा चीज़ है, खा लीजिए। ठीक है, और हमने आपको कहा कि तुम दोनों नहीं खा सकते, या तो तुम मिठाई खा सकते या चिकन। और अब आपको इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, अपने दम पर अपने नोटबुक में कीजिए। तड़ा तड़ा आपका समय शुरू हुआ अब। Either you can eat sweet or chicken. ठीक है, आइदर यू सर कैन ईट स्वीट और चिकन। ठीक है, राजीव एक बार फिर से रिपीट करें अपना जवाब। राजीव फिर से रिपीट करें। Either you could have eaten sweet, sir. अच्छा Sir, either you could have eaten sweet or chicken. अच्छा, either ठीक you है। can eat sweet or chicken. क्या था है ये सर या है? नहीं, या है, खा सकते हैं या यहाँ पर। या तो कैन होगा सर। मैं था इसलिए लगा रहा था कुड। अच्छा ठीक है, Either कोई you मैं नहीं। सोचा can eat. अच्छा ठीक है, वन बाय वन। आप दोबारा एक बार फिर से आपसे ले लेंगे Either लास्ट। you वन बाय वन, वन बाय वन। either you can eat sweet or chicken. हाँ, और जिनको खांसना उसना रहे Either हो you माइक can म्यूट eat. कीजिए, उसके बाद कीजिए सब काम। हाँ बोलिए प्रतीक, बोलिए प्रतीक। Either you can eat sweets or chicken. Either you can eat sweet or chicken. ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग को रोक रहे हैं। ठीक है, बोलिए सर ऐसा क्यों कर दिया। हो गया, जहाँ आंसर लेना था, जिस चीज़ को रिकॉर्ड करना था वो हमने करवा दिया। देखिए सब लोग सेम गलती किए हैं। आइदर यू कैन ईट स्वीट्स और चिकन। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ जोड़ चेक किया जाता है। एक भाई जोड़ा मिलाओ, नंबर फ्री ले जाओ। तो आइदर के साथ और का जोड़ा मिल गया, पहला चीज़ क्लियर हो गया। हाँ ना बोलिएगा। अब दूसरा है, इस जोड़े के बाद जो आ रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। जबकि कहा क्या गया है, वाले वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा सेम रैंक का होना चाहिए। सेम रैंक हुआ? सेम रैंक हो पाया क्या?
मतलब कि अगर एक सब्जेक्ट है तो दूसरा भी सब्जेक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आइदर के बाद यदि सब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए था। यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर ऐसे देख के चलिए कि और के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो आइदर के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए था। ठीक है। अब ज, हाँ जरा सा सुन ले, अभी पहले मेरी बात सुने। अगर आइदर के बाद एडजेक्टिव आया है तो और के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आइदर के बाद यदि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है तो और के बाद भी पॉजिटिव डिग्री का ही आए, डिग्री भी सेम हो, है ना। अगर आइदर के बाद वर्ब आया है तो और के बाद भी वर्ब आएगा। अगर आइदर के बाद एडवर्ब आया है तो और के बाद भी एडवर्ब आएगा। बोलिए सर ऐसे नहीं होगा क्या, और के बाद एडवर्ब आया है तो मान के चलें कि आइदर के बाद भी, हाँ उल्टा चले चाहे पुल्टा चले, उल्टा चलें चाहे सुल्टा चलें, सेम रैंक हो जाना चाहिए। अब जैसे यदि इसी में हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो आइदर के बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ है और के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो हम कहेंगे कि आइदर के बाद सब्जेक्ट है इसलिए और के बाद भी सब्जेक्ट लाओ। तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है ही नहीं तो लाएंगे कहां से हम। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। लेकिन सब लोगों ने एक ही तरह की गलती क्यों करी, इसका पीछे कारण है हमारा हिंदी। या तो के बाद तुम था तो आइदर के बाद यू लगा दिए, और या के बाद चिकन था तो और के बाद हमने चिकन लगा दिया। हिंदी में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हिंदी में ऐसा कोई नियम, कठोर नियम नहीं है कि आपको सेम रैंक या तो या के बाद रखना है। और यही बात हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चल रही है, इसीलिए हम लोग जो अंग्रेजी बना रहे हो हिंदी के हिसाब से बना दे रहे हैं। वो हिंदी के हिसाब से अंग्रेजी सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, गौर से सुनते रहिए, खाली खाली सुनते रहिए, अभी नहीं बोलना है आप लोग को, अभी बोलना नहीं, अभी सुनते रहना है, बोलने का मौका देंगे हम। ठीक है। हिंदी के हिसाब से अंग्रेजी आवाज नहीं जा रहा है, सबको आवाज, अच्छा इंटरनेट स्लो हो गया होगा, अभी फिर से बोल देते हैं बात। देखिए या तो के बाद तुम आया था हिंदी में तो हम लोगों ने आइदर के बाद यू लगा दिया अंग्रेजी में, या के बाद चिकन आया था तो और के बाद हमने चिकन लगा दिया अंग्रेजी में। हिंदी में या तो और या के बाद सेम रैंक का वर्ड आए यह कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हिंदी का यह वाक्य बिल्कुल सही है। लेकिन अंग्रेजी में सेम रैंक होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हिंदी के अनुसार सही होने पर भी अंग्रेजी का यह वाक्य गलत माना जाएगा। हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेशन सही बन गया, लेकिन अब बनाने के बाद, ट्रांसलेशन बनाने के बाद ये जरूरी है कि अंग्रेजी में आपने ट्रांसलेशन सेंटेंस लिखा है तो आप इस ट्रांसलेशन सेंटेंस को अंग्रेजी के ग्रामर के हिसाब से भी चेक कर लो एक बार, सही है कि नहीं। ठीक है। हिंदी के हिसाब से सेंस सही है, अंग्रेजी के हिसाब से ग्रामर सही होना चाहिए। तो अंग्रेजी ग्रामर ये कहता है कि आइदर और के बाद जो भी वर्ड्स आए उस सेम रैंक के होने चाहिए। मगर मतलब क्या कि आइदर के बाद अगर सब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए। आइदर के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो बोलिए सर कौन सा सब्जेक्ट लाएं, यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही को है, खाने का काम जो कर रहा हो तो वही ना सब्जेक्ट होगा। तो खाने का काम तो सिर्फ तुम कर रहा है तो तुम ही सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट हम लाए कहाँ से। आइदर के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन और के बाद कहाँ से सब्जेक्ट लाएं, ये कैसे होगा। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है अभी तक, हाँ ना बोलोगे। हेलो, देखिए तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन सही तो कर लिया कि या तो के बाद तुम था तो आइदर के बाद यू लगा दिया, या के बाद चिकन था तो और के बाद चिकन, लेकिन ये ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ है तो अंग्रेजी ग्रामर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। अंग्रेजी ग्रामर कहता है आइदर के बाद जो टाइप का वर्ड रहे वही टाइप का वर्ड और के बाद रहना चाहिए। सेम रैंक का मतलब यही हुआ। तो आइदर के बाद सब्जेक्ट आया है तो और के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन जब हम वाक्य में चलते हैं तो हमको तो सब्जेक्ट एक ही दिखाई पड़ता है, यू। दूसरा सब्जेक्ट है क्या कि हम और के बाद लिए हैं, नहीं ना, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। जब दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम और के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और हम आइदर को उठा के ऐसा जगह ले जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाए, तो दोनों ऑब्जेक्ट के साथ रह जाएगा। तो यदि हम लिख देते हैं यू कैन ईट आइदर स्वीट्स और चिकन। ठीक है, अब देखिए आइदर के साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया
और के साथ भी क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब अब देख रहे हैं कि जोड़ा भी मिल गया और सेम रैंक भी हो गया ना। ये ट्रांसलेशन अब सही हुआ, ये ट्रांसलेशन अब सही हुआ। लेकिन उन लोगों के इस ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी जो हू बहू एकदम हिंदी का अंग्रेजी चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भाषा का हू बहू दूसरी भाषा में मिल जाए। ऐसे एकदम प्राइमरी शुरुआती स्तर के भाषा में ऐसा हो सकता है कि एक भाषा का अनुवाद दूसरे भाषा में हू बहू मिल जाए। इस सिर्फ और सिर्फ शुरुआती स्तर में हो सकता है, ठीक है। आगे चल करके आपको 80-90% जगहों पे थोड़ा परिवर्तन मिलेगा भाषा में। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कीजिएगा, अंग्रेजी से हिंदी कीजिएगा तो, और बहुत जगहों पे तो 100% एकदम चेंज हो जाएगा। कोई मतलब ही नहीं रहेगा हिंदी अंग्रेजी का शब्दों के रूप में, सेंस में मतलब रहेगा सेम। देखिए ऊपर वाले हिंदी का भी सेंस दिया जा रहा है कि आपको खाने का 2 ऑप्शन है, आप 2 में से एक ही ले सकते हो। पहला ऑप्शन आपका मिठाई है और दूसरा ऑप्शन आपका खिंचाई है, मतलब चिकन है ना। तो नीचे वाले सेंटेंस में, हाँ जी फिर से बोले। बेटा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई मेरे, ये सब कैसे हम मतलब गलती करते हो एकदम भावना में बह के। हम जो लिखे बोर्ड पर समझ में आया, सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब उसके बाद होता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद ही ना होता है जी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे उड़ा दिए कुछ भी करने समय। कैसे बोलिए, रुक जाइए, हम यहाँ पर पैसिव में कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं तो इस बात को हम आपका जो है ये कर रहे, आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे। चलिए बोलिए, पैसिव में आपके हिसाब से कैसे कर सकते हैं राजीव जी, बोलिए। Either sweets can be eaten by you हम्म हम्म और चिकन। ठीक है, इस सेंटेंस का फॉर्मेट आपको कितना नेचुरल लगा। नहीं नेचुरल नहीं है सर, मैं ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसको यदि आप पैसिव में लिखना चाहते हैं तो पैसिव में लिखने का तरीका होगा आइदर स्वीट्स और चिकन कैन बी ईटन बाय यू। आइदर स्वीट्स और चिकन कैन बी ईटन बाय यू। क्यों, देखिए आपका सब्जेक्ट वर्ब तो दिख गया जो सेंटेंस में हमने हाईलाइट किया। यस सर। ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा पार्ट होगा ना। यस सर। तो जब आप पैसिव Yes, वॉइस sir. बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह ले जाते हैं, तो इस पूरे पार्ट को नाप ले जाएंगे। सर तो क्या जाएगा, आइदर स्वीट्स और चिकन कैन बी ईटन बाय यू, ठीक है, यस सर, गॉट है इट। ना। और इंग्लिश का नेचुरल जो बनावट होता है, अगर डूअर डूअर मतलब जो काम को कर रहा है उसका चर्चा हुआ है तो आपको पैसिव वॉइस का उपयोग करना अवॉइड करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उस स्थिति में फिर एक्टिव वॉइस का उपयोग करें। क्लियर है। यस यस ठीक है, बीच बीच में जहां जहां पर हमको जरूरत पड़ी हमने आप लोगों का आवाज को रिकॉर्डिंग में डाला है। बोले ऐसा क्यों किया सर आपने, ताकि जो लोग बाद में आप लोग वीडियो देखें तो आपको पता चले कि आप किस एंगल से गलत सोचते हैं और कैसे वो गलत है। वरना आप अपना बोला हुआ बात अभी ही भूल जाएंगे तो आपके दिमाग में वो गलती हमेशा के लिए हटेगा नहीं दिमाग से। यदि उसको हाईलाइट कर दिया जाए कि हाँ ये गलती है और आप उसको जितना तो हम बोल रहे थे कि गलतियां अगर हम लोगों को बार बार नज़र के सामने आते रहे कि ये गलती करते हैं तो दो बात होगा, कमज़ोर लोग घबरा के भाग जाएंगे कि यार मेरा गलती बार बार आ रहा है मेरे सामने, और मजबूत लोग उसको सुधार लेंगे, बहुत जल्दी उनको मदद मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। मुसीबतें सबको आजमाती हैं, कोई निखर जाता है कोई बिखर जाता है, ठीक है। उन्हीं मुसीबतों से निकल करके कोई लाल बहादुर शास्त्री भी बनते हैं और कोई अपना सामान्य जीवन भी नहीं चला पाते हैं। अच्छा है कि वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और कोई सामान्य जिंदगी भी नहीं चला पाता है। ये समझ में आ रहा है, हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को थ्रू दिस। हाँ या ना बोलिएगा कंजंक्शन का। जी जी जी।
तो देखिए अब हम लोग वोकेबलरी की तरफ बढ़ चुके हैं, है ना। और फिर से पीडीएफ खोल दें एक बार जी। इनटू एक है, अगला वर्ड क्या है? इनटू। ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है ना कि बस आपको ये चित्र समझ लेना होता है। इनटू, ठीक है। बाहर से भीतर की ओर गति, है ना। अवस्था परिवर्तन भी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? बोलिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है तो भी बाहर अवस्था, उस अवस्था से बाहर था, उस अवस्था के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, इसलिए इनटू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस वर्ब है। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? परिचय देना। हाँ, परिचय कराना या परिचय देना एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, इंट्रोड्यूस का साइनोनिम्स आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? लॉन्च होना चाहिए ना, लॉन्च और ऑल आउट नहीं होगा। इंट्रोड्यूस खाली आदमी के लिए थोड़ी यूज करते हैं, आदमी के लिए भी यूज होता है, लॉन्च हो सकता है ना। जैसे नया हीरो हीरोइन को डायरेक्टर या प्रोड्यूसर लॉन्च करता है तो उसको इंट्रोड्यूस करता है उस फिल्म से, है ना। अच्छा, जरा सा इंट्रोड्यूस के उपयोग करने का तरीका जानना चाहते हैं कि कैसे उपयोग किया जाता है वाक्य में? इंट्रोड्यूस somebody या समथिंग टू। अच्छा, somebody समथिंग दो बार लिख देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसको हम जो है कोड में बदल देते हैं आपके लिए आसानी हो जाए। इंट्रोड्यूस ए टू बी, एक एग्जाम्पल सेंटेंस में लिखते हैं ताकि आप इस पैटर्न को समझ सकें, ठीक है। सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर हस्बैंड, उसने मेरा परिचय किससे करवाया? अपने पति से करवाया, ठीक है जी। यदि हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी इंट्रोड्यूस्ड मी एज हर फ्रेंड, ठीक है, टू हर हस्बैंड, उसने मेरा परिचय करवाया एक दोस्त के रूप में अपने हस्बैंड से, कहा कि ये मेरे दोस्त हैं। ये बात समझ में आ रही सेंटेंस? हाँ ना बोलेंगे? याद रखिएगा कि इंट्रोड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है और रेगुलर वर्ब है। ये दो वर्ड बोलने में समझ में आ जाता ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी कभी इंट्रोड्यूस के बाद जिसका परिचय देना चाह रहे हैं अगर उसका चर्चा नहीं है, सिर्फ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप तो देखें कि भैया इंट्रोड्यूस के साथ टू प्रीपोजिशन चलता है, तो टू तो है ही है, इसलिए सेंटेंस आप सही मान लेंगे, लेकिन ये सेंटेंस सही है नहीं। इंट्रोड्यूस के बाद जिस आदमी का परिचय दे रहे हैं वो आना जरूरी है, अगर नहीं आया है तो सेंटेंस गलत है। अब इसको सुधारने का तरीका दो तरीका हो सकता है, ठीक है। या तो आप इसको पैसिव वॉइस में बदल दीजिए, शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास, सही हो गया। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी आप सुधार सकते हैं कि सी इंट्रोड्यूस्ड
herself to the class, ये भी एक तरीका है। अब गौर कीजिएगा, इसमें जो है पैसिव वॉइस में बदल दिया गया। इसमें इंट्रोड्यूस के बाद क्या लगा दिया गया, सी इस सब्जेक्ट के अनुसार एक लगा दिया गया सेल्फ वाला। ये दोनों तरीका, दोनों का अर्थ एक ही है। सी वॉज इंट्रोड्यूस्ड मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया गया क्लास से, क्लास में बताया गया कि कौन है। और सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ मतलब उसने खुद को क्लास का, खुद का परिचय क्लास को दिया, खुद क्लास को बताया कि हम कौन है, ठीक है, उस महिला ने। तो बात दोनों में एक ही है कि उसका परिचय क्लास को दिया गया भैया, उसने क्लास को ही पता चला कि वो महिला है कौन। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ ना बोलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोले सर आप इंट्रोड्यूस को ही इतना हाईलाइट करके क्यों बताएं? क्योंकि इसे बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सब का सबूत तो सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकता है कि आप क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का बनाएं, तब आपको मेरा बात पता चलेगा, है ना। इंट्रोडक्शन, इसका मतलब होता है परिचय, ठीक है ना। इसको उपयोग करने का पैटर्न क्या है जानना चाहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ए टू बी, ठीक है, गौर कीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ए टू बी, या एपोस्ट्रोफी ए से भी बोल सकते, एज इंट्रोडक्शन टू बी। हैव यू गिवन माई इंट्रोडक्शन टू देम, है ना। अगला वर्ड है इन टू, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको कर सकते हैं। कोई विशेष अर्थ तो इसका निकलता नहीं है, दो हिस्से में, ठीक है, या दो दो के समूह में। तो यहाँ पर एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। ऑल ऑफ यू विल कम टू मी इन टूज, मतलब आप दो दो के समूह में या दो दो के जोड़े में मेरे पास आएंगे। ओके, नो वन विल कम टू मी अलोन, कोई मेरे पास अकेले नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंट। ये वर्ड आप जरूर जानते होंगे, और इस वर्ड के साथ हम आपको एक और बताना चाहेंगे, डिस्कवर। ये वर्ड भी आप जरूर जानते होंगे, हाँ ना बोलिएगा। क्या फर्क है दोनों में? ये तो हिंदी बता दिया, फर्क बताइए दोनों के। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, जो पहले से था उसको खाली सबके सामने ला दिया, तो डिस्कवर किया। और दुनिया में चीज़ था ही नहीं, उसको अस्तित्व में ला दिया, तो इन्वेंट किया, है ना। जी मार्कोनी ने रेडियो को डिस्कवर किया कि इन्वेंट किया? न्यूटन ने गति के 3 नियमों को इन्वेंट किया कि डिस्कवर किया? डिस्कवर किया। वो गति दुनिया में वो नियम थे पहले से भी, ठीक है, वो नियम था, लेकिन उस नियम को लोग जान नहीं रहे थे, उसको शब्द का रूप देके सबके सामने ला दिया। वो नहीं था तो फिर कैसे चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर आदमी पहले झुक जाता था? क्या न्यूटन जी बोले उसके पहले आदमी चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर झुक नहीं जाता था आगे की ओर, या लापरवाही से बैठा रहता था तो गिर नहीं जाता था उसके पहले? उसको उन्होंने बताया जड़त्व के सिद्धांत के रूप में, लॉ ऑफ इनर्शिया। आवाज कट रही है थोड़ा थोड़ा। इन्वेंट के खानदान से ही एक वर्ड आएगा, इन्वेंशन। ये क्या है? नाउन है।
आविष्कार। ठीक है, अगला वर्ड जो है वो है इनवाइट और इनविटेशन। इनवाइट और इसी के खानदान से है इनविटेशन। इनवाइट वर्ब है और इनविटेशन क्या है, नाउन है। कैसा वर्ब है भाई साहब, तो ट्रांजिटिव है, रेगुलर है। कहने पे समझ में आ जाता है ना। हाँ ठीक है, निमंत्रण देना। आप हमेशा याद रखना इसको यूज करने का पैटर्न क्या है। तो आप किसी आदमी को इनवाइट करते हो हमेशा, इनवाइट समबडी, और किसी चीज के लिए इनवाइट करते हो, टू समथिंग। ठीक है, ही इनवाइटेड मी टू टी, ही इनवाइटेड मी टू टी, उसने मुझे इनवाइट किया चाय पर। देखिए समबडी हिंदी में पर होता है, अंग्रेजी में टू लगाते हैं। ठीक है, इसका भी पैटर्न यही है, इनविटेशन टू समथिंग। आई हैव गॉट एन इनविटेशन टू मैरिजेस या मैरिज पार्टी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं निमंत्रण। आज के लिए हम वोकेबलरी बस इतना ही रोक देंगे। ठीक है, धन्यवाद।